सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि हर किसी भी कंपटीशन को पढ़ने के लिए उसका सिलेबस ज़रूरी है। कहीं पे जाने के लिए उससे पहले हमारे पास में रूट चार्ट होना ज़रूरी है। किसी स्टेशन पर ऐसे पहुंच जाए कि हमें पता नहीं है जाना कहाँ पे है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो है कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा वो देखते हैं अपने। ठीक है, ये आपको नोट नहीं करना है, नोट तो नहीं करना है, बट इसका प्रिंट लेके आपकी नोटबुक में चस्पा होना चाहिए। हिंदी की पहला पेज से खाली उसी के लिए ही छोड़ देना। समझ गया ना? ठीक है, क्योंकि हमेशा ध्यान में होना चाहिए, साइकोलॉजी होती है ना, सेट रहनी चाहिए भैया, ये हमें करना है ये नहीं करना है। तो ये जो आपका है आर एस मेंस का है, तो उसमें लिखा हुआ है इकाई जो वन है, क्या इकाई में अशुद्धि है क्या? है ना, अशुद्धि है, शुद्धि है। ये बोर्ड की साइड से है, चीजें बहुत गलत आती है। ठीक है, सामान्य हिंदी कुल 120 अंक की है और इस प्रश्न पत्र को का उद्देश्य अभ्यर्थी की भाषा विषय क्षमता तथा उसके विचारों की सही, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की परख करना है। आपको जो आरएस में जो भाषा लगाएगी उसका तात्पर्य क्या है? सीधा सीधा भाई बोलने का काम होता है आरएस अधिकारी जो भी होता है, उसकी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब बोलना। मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो उसके लिए ये लगाया जाता है। पहला जो भाग है वो पूरा ग्रामर है आपका। ठीक है, जो कितने अंक का होगा? 50 अंक का। ठीक है, और इसमें कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आने हैं उसके बारे में बात करेंगे। और पहला जो टॉपिक है संधि एवं संधि विच्छेद, दिए हुए शब्दों की संधि करना और संधि विच्छेद करना। इसके जो प्रश्न आएंगे ना वो कितने आएंगे? 6 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 6 प्रश्न आएंगे। और 6 का मतलब होता है 24 प्रश्न आपको याद होने चाहिए। 24 ऑप्शन होते हैं ना, हर एक ऑप्शन में एक प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं, सॉरी सॉरी। ठीक है, उसमें ऑप्शन नहीं आता, इसमें लिखना होगा। हाँ, इसमें तो आसान हो जाएगा काम। जैसे मैंने कल परसों जो उदाहरण बताया था आपका, विद्युत धन लता जो शब्द आया था। ठीक है, अगला जो है वो आपका कौन सा है? उपसर्ग। उपसर्गों से शब्दों की संरचना और शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द पृथक करना। ठीक है, और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत ज्यादा संबंध होता है। ठीक है, उपसर्ग से भी कितने प्रश्न आने हैं? 4। और प्रत्यय से भी कितने प्रश्न आने हैं आपके? 4 प्रश्न आने हैं। संधि एकमात्र ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करती है, उसमें से 6 प्रश्न आपके आने हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के आपके कितने प्रश्न आने हैं? 4 4। ठीक है, पर्यायवाची और विलोम शब्द से भी 4 4 कर दिए क्या शुरू? मैंने जब लास्ट क्लास में बता के गया था, जज्बा उस दिन बहुत था कि हम कर देंगे, आज से किए हैं क्या? कितने पढ़ लिए? जज्बा 2 दिन। ठीक है, जज्बा हमेशा रखना है, वो तो मैं याद, रोज याद करवाता रहूंगा कि हाँ याद कर लेगा। फिर हम ऐसे भी कोशिश करेंगे कि पर डे लास्ट में हम 5 7 लिखें, 5 7 10 लिख दें, ताकि फिर तो आप याद करने लग जाओ, रूटीन बनेगा। कोचिंग का मतलब यही तो है कि आपको काम दिया जाए और आप करो, रूटीन बने, आपका तारतम्यता आपकी बने। 4 4 आएंगे इसके। सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म होते हैं ये, इनके भी प्रश्न जो है वो आपके कितने? 4। शब्द युग्म जानते हो क्या होते हैं? जो शब्द दिखने में एक जैसे हैं लगभग, भाई प्रॉपर भाषा का व्यक्ति नहीं है तो उसको शब्द एक जैसे दिखेंगे। जैसे कि मान लो आपके सामने परीक्षा और ये परीक्षा, देखो ज्यादा भाषा की समझ नहीं, उनके लिए तो दोनों बराबर है। ऊपर वाला भी परीक्षा है, नीचे वाला भी परीक्षा है, तो परीक्षा है दोनों। केवल उच्चारण में भिन्नता है इनमें। उच्चारण में भिन्नता से हमारा मतलब क्या होता है? इसकी जो वर्तनी जो है, यानी इसकी मात्रा जो है वो छोटी है, और इसकी वर्तनी जो है वो बड़ी है। दोनों का अर्थ, जब हम छोटे हुआ करते थे, तो जैसे 7वीं का 8वीं क्लास में हुआ करते थे, हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं था ज़्यादा शायद, हम पत्र लिखते थे। ठीक है, इस क्लास में आपके इतने नंबर आए हैं तो बधाई पत्र लिखते थे। तब हम शायद ये परीक्षा लगाते थे, मुझे याद आ रहा है। और मास्टर जी भी चेक कर करवा के बस ठीक है दे देते थे। लेकिन इस परीक्षा का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है? मतलब नए नवेले हो, अर्थ पता नहीं है? कीचड़ होता है इसका अर्थ। क्या अर्थ होता है? कीचड़। तो अपने क्या लिखते थे उस पत्र में? कीचड़ लिखते थे। ठीक है, और ये जो परख है ना, इस परीक्षा का अर्थ होता है परख, या फिर इसको बोला जाता है जांच, एग्जाम।
हमें पता है इस बात का, या आप लगातार पढ़ोगे तो आपको पता हो जाएगा, या जो भाषा का व्यक्ति है उसको पता है। बाकी हाँ तो परीक्षा ही है भाई, परीक्षा ही है बाकियों के लिए। जैसे कि आपके लिए इन्हें कहा जाता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। भाई सुनने में एक जैसे, समश्रुत का मतलब, श्रुत का मतलब सुनना, सम मतलब समान, सुनने में तो समान है लेकिन भिन्नार्थक अर्थ में भिन्न है। तो ये रहा आपका दिन और दीन। तो इस दिन का मतलब जो आपका दिवस दिन दिवा होता है उसको बोला जाता है, और ये दिन जो उसका अर्थ होता है गरीब। तो इसको क्या बोला जाता है? शब्द युग्म, यानी कि शब्दों का जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, शब्दों का ऐसा जोड़ा जो दिखने, जो सुनने में थोड़े से एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या होते हैं आपके? भिन्न। 4% आने, 4% आने। अभी जो लास्ट वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था आपका एक आया था तड़ाक और एक आया था तड़ाग। हो सकता है नए शब्दों, हो सकता है नए शब्दों। अभी आया था पिछले आरएस मेंस में। क्या अर्थ होता है तड़ाग? बिजली कौन सी होती है? बिजली के तो प्रायवाची बता दूं, बिजली को विद्युत कहा जाता है, तड़ित कहा जाता है, दामिनी कहा जाता है, शोदामिनी कहा जाता है, चंचला कहा जाता है, चपला कहा जाता है। तड़ाग तो मैंने नहीं सुना। तड़ाग, नीचे जो तड़ाग लिखा है ना वो होता है आपका सागर, और ये तड़ाक होता है फास्ट से बोलते हैं ना, जल्दी। ये अर्थ आता है इसका। तो ये आपका अभी एग्जाम में आया था, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया शब्द। अब ये कह रहा है भैया वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का मतलब, एक वाक्यांश होता है उसके लिए एक शब्द। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। कृतघ्न, तय तो पूरा ही बोलना है ना आपको, तय छोटा थोड़ी घ आधा है, कृतघ्न, ठीक है। तो ये वाक्यांश है। भगवान में विश्वास रखता है वो, इसी से उदाहरण दिया जाता है आस्तिक, और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक। नास्तिक भी आस्तिक होता है, पता ना आपको भाई, उसमें इसकी ये आस्था होती है कि मुझे भगवान को नहीं मानना है, ये भी तो आस्था है, ठीक है। चलो, शब्द शुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि हमने यहां से शुरू किया था मामला, यहां से शब्द शुद्धि है, ये परख आपको बनानी है। ये जो है ना एकदम दृष्टि, फिर शब्द शुद्धि की बात आएगी तो नजर दौड़ा लो, कहाँ कहाँ है शुद्ध लिखे उनको पकड़ लो, होना चाहिए ये, ठीक है। तो शब्द शुद्धि हो गई। अब ये आधा लिखा है और ये ऐसा लिखा है, ये भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। कोशिश करनी ही है आपको, ये नहीं करना है कि सर आप लेंथ ही मत लेके जाओ, ठीक है। बस मेरा कोऑपरेट करना है आपको, फिर तो आपको आनंद आएगा। अब फिर नहीं तो फिर, अच्छा इसका वो नहीं करता काम है ना। आगे आता है वाक्य शुद्धि। देखो वाक्य शुद्धि देखने में आसान टॉपिक है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए हो जाता है कि हल्की सी हेर फेर करता है और फिर समझ में नहीं आता। अब जैसे अनावश्यक शब्द आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसने पाँव में से जूता उतारा, अब उसमें गलती है, जूते पाँव में से उतारेंगे, हाथों में से थोड़ी उतारेंगे, यह अशुद्ध है वाक्य। सप्रमाण, सप्रमाण प्रमाण, ये उसमें आता है सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो ये गलत हो गया। प्रमाण सहित बोल दो या सप्रमाण बोल दो। इन वाक्यों को तो हम पहचान लेंगे, लेकिन कई बार मुश्किल आ जाती है, उसके लिए हमें ग्रामर आनी चाहिए। जैसे कि अभी रीट का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें इसकी अशुद्धि थी। आप शायद अनभिज्ञ होंगे इस मामले में। अब पता है क्या आपको? पता है बाकियों को? बाकियों को पता होगा। पता है क्या कि है और है में अंतर? पहले दिन से शुरू कर देना काम। ये वाक्य शुद्धि में, रीट में ये आया था आपका, रीट आपका परी में। आप गुरुजी रीट की बात क्यों बता रहे हो? एग्जामों की बात करनी पड़ती है, और इसका उत्तर था ये, आपको पता है? बताओ। संज्ञा, संज्ञा प्लूरल हो, जैसे जैसे संज्ञा यहाँ पे प्लूरल है या क्रिया प्लूरल है? एक वचन और बहुवचन। अब प्लूरल और उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, कहीं गलत चली जाएगी।
हाँ ऐसे तो मुझे पता है, फिर भी कई बार बोलने में हो जाए गड़बड़। तो आपको मैं बता दूं, एग्जामिनर ने एग्जामिनर ने क्या किया था, ऐसा लिख दिया था, और वाक्य की जो क्रिया थी वो आपकी क्या थी, बहुवचन थी, आना ये था, इसकी वजह से वाक्य अशुद्ध कर दिया। कितनी माइनर मिस्टेक है ये, पता ही नहीं चलता। चश्मे के दो बार शीशे साफ करके देखने पड़ते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या। समझ में आएगी ना बात। तो आपको गलतियां तो हर चीज की भी देखनी होगी, ठीक है। तो वाक्य शुद्धि के भी 4 नंबर आएंगे, इनके भी 4 4 प्रश्न होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें तो लिखने वाली भी बात आ जाएगी ना, क्योंकि एक गलत वाक्य देंगे कि उसका शुद्ध रूप लिखिएगा, तो फिर वाक्य तो वो जबरदस्त भी देने वाले हैं, ठीक है। मुहावरे और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब की बार जो मुहावरे आए थे ना, उच्च लेवल के मुहावरे आए थे, अच्छे मुहावरे आए थे। अब की बार मैंने पेपर देखा था, बाकी मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, तो बहुत गजब का मतलब आया था, मैंने सॉल्यूशन करवाया था तब देखा था। कहावत, लोकोक्ति, वाक्य में प्रयोग अर्थ स्पष्ट करना है, लोकोक्ति का भी। तो इनके भी कितने कितने आते हैं, 4 4। इनको भी दैनिक जीवन में जीना पड़ेगा, रोज की रोज याद करने पड़ेंगे, रोज की रोज पढ़ने पड़ेंगे, याद नहीं पढ़ने पड़ेंगे। याद तो करना ही नहीं है इनको, पढ़ना है बस। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द, इसको हम करेंगे। और मोस्टली कौन से शब्द पूछे जाते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। सभी जो टॉपिक है वो आपके कितने दिख रहे हैं ग्रामर में, 12 टॉपिक है। उनमें से 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 नंबर, और एक प्रश्न को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 नंबर, कितने हो गए, 50। ये इनका रेशो है। आप संधि के 6 प्रश्न लोगे, बाकी सारे जितने भी टॉपिक है, पिछले एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूं, हो सकता है आगे पीछे करे तो वो उनकी मर्जी, अपने को क्या ही करना है। ये तो हो गया आपका ग्रामर का 50 नंबर का पार्ट हो चुका है। अब आता है आपका कौन सा, ये जो आपका भाग बै जो है वो आपका 50 नंबर का होता है। इसमें वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, छोटा करना और बड़ा करना कर ही सकते हो। कॉलेज के एग्जाम जब होते हैं, कॉपियां भरनी होती है, तो बड़े कैसे करते हो, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं अपने उसमें, कुछ वास्तविकताएं, कुछ पड़ोसी की, कुछ आगे की, कुछ पीछे की लिख देते हैं। तो वैसे यहाँ तो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तो एकदम से बढ़िया से प्रूफ रीड होता है। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना। संक्षिप्तीकरण किसका अर्थ है, ग्रामर में आता है क्या संक्षिप्तीकरण, हम्म, ग्रामर में किस शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा करना, जो आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, जो आपके सिलेबस में मैंने रीड नहीं किया। समास को छोड़ दिया जाता है अक्सर, 4th ग्रेड का एग्जाम हो रहा है उसमें भी समास टॉपिक को नहीं लगाया गया, और आपके इसमें यहाँ पर आपने अभी देखा था, इसमें आपका समास नहीं है ना। संक्षिप्तीकरण समास का ही शाब्दिक अर्थ होता है ना, ना ना, संधि का संक्षिप्तीकरण थोड़ी होता है, छोटा नहीं होता, संधि में बड़ा भी तो होता है। संधि का मतलब होता है मिलाप करना, समझौता करना, जोड़ करना, योग करना, ठीक है। संधि का एक्चुअल में अर्थ अभी पता चलेगा कि संधि है कहाँ वास्तव में, ठीक है। ये हो गया आपका 2 3 चीजें मैंने आपको बताई। संक्षिप्तीकरण का मतलब है कि गद्य अवतरण का, गद्य आएगा गद्य, ठीक है, क्या आएगा गद्य। आपको पता है काव्य है वो 2 प्रकार का होता है, क्योंकि ये तो आपके साहित्य से जुड़ी हुई चीज है, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, काव्य 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ठीक है, इस काव्य में अगर बात करी जाए तो एक काव्य होता है आपका गद्य, तो दूसरा काव्य होता है आपका पद्य। इन दोनों का मिश्रण होता है, उसको चंपू काव्य बोला जाता है। साहित्य का स्टूडेंट कोई है तो उनको पता होगा, ठीक है। गद्य काव्य में कौन सी चीजें आती है, जैसे कहानी हो गया, नाटक हो गया, कोई भी लेख हो गया, कोई भी निबंध हो गया, वो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये गद्य में बोल रहा हूँ, सीधी सी बात। पद्य क्या होता है, कविता, जैसे बिहारी लिख रहे हैं, सूरदास जी लिख रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, पद्य, जिसको गाया जाए। तो यहां पर किसका कौन सा अवतरण आएगा, गद्य, मतलब कहानी फॉर्मेट में आएगा। कोई भी एक विषय को, ज्वलंत मुद्दे को उठा लेंगे वो, और वो दे देंगे, उसमें आपको संक्षिप्तीकरण, उसका सार लिखना बढ़िया वाला, उसकी भी हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस का अकेला है। और यहां पर अगले ने लिखा है 150 शब्दों में आपको लिखना होगा। फिर ये कह रहा है भैया पलवन, पलवन का मतलब जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच के कवि,
इसका मतलब क्या है? मतलब जहां पर रवि सूर्य नहीं पहुंच सकता वहां पर कवि पहुंच सकता है, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। इसको अपने लिखा हुआ है, बहुत बार हमने लिखा है, ठीक है। तो वो आ जाता है। इसको आप कितने में, 100 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। पत्र लेखन, पत्र लेखन तो मैं ग्रामर में पढ़ा देता हूँ। कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अर्धशासकीय पत्र, ऐसा पढ़ा देंगे, बाहर जाएगा नहीं आपका, किसी में नहीं जाएगा। वैसे इसको समझना होता है। ये तो सारे क्या है, प्रैक्टिस का खेल है इसमें। तो ये स्वयं से प्रैक्टिस करनी होगी। हम कोशिश करेंगे भाई, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसकी कर लो, बाकी ये सारा प्रैक्टिस है। प्रारूप, ये पूरा प्रारूप है। अधिसूचना कैसे लिखी जाती है, प्रारूप मांगे जाते हैं। ऊपर क्या आता है, शीर्ष में क्या आता है, दाएं में क्या आता है, बाएं में क्या आता है, दिनांक का फॉर्मेट क्या होता है, वो प्रारूप है। निविदा, परिपत्र और विज्ञप्ति जो है वो, और अनुवाद, दिए हुए अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद। ये कोशिश करेंगे भाई, कोई अंग्रेजी वाला ढंग का मास्टर मिल जाए तो उनको कहा आप करवा दो ये, है ना, है। हाँ, ये अंग्रेजी वाले सर ही कराएंगे, अपने समझ से परे हैं, ठीक है। कोई अनुवाद और कुछ हो जाए, ये कल को आ जाए पेपर में तो फिर ये तो हो गया आपका कितने नंबर का, 50 नंबर। इस 50 में से आप, इसका मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, बाकी इनमें नंबर नहीं कटेंगे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। राइटिंग स्किल पर वर्क करना होगा आपको, टिपना नहीं है, लिखना है। आज से ही मतलब टारगेट ही बनाना है भाई। राइटिंग स्किल आपकी जितनी ज़्यादा, क्योंकि आरएस मेंस लिखते हैं तो देखी जाती है राइटिंग। और आपने कॉपियां भी देखी होगी, दिखा दूंगा कभी कॉपी भी, देख ली। बहुत किन की देखी है, कौन से सर की देखी है? ऑफिस ले आता है उन, कौन से सर की देखी है? अपलोड होती है। मेरे मित्र है जिनका अभी डीएसपी में हुआ है पिछले आरएस में, तो उनकी कॉपी आपको कभी विजुअल करवाएंगे यहाँ पे, पता चले यार क्या लिखा है उन लोगों ने, कैसे लिखा है, कैसे व्यवस्थित किया है, कैसे मैनेज किया है। बहुत कुछ सीखते हैं अपने, ठीक है। और उसके बाद में किसी भी एक सामायिक, सामायिक का मतलब हमें पता होना चाहिए तात्कालिक मुद्दा, जिस समय में हम चल रहे हैं, या अन्य विषय पर आपका निबंध लिखवाया जा सकता है, और उसकी समय सीमा। अब उसमें 5 बिंदु होते हैं, प्रस्तावना होती है, उसका प्रारूप होता है, वो अपने धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। इससे लिखने से पहले हमें, हमारी पकड़ किसके ऊपर होनी चाहिए, पहले ग्रामर आपको आनी चाहिए। एरर आप न करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये पूरा सिलेबस हो गया। तुलनात्मक बात करूं तो एसआई का सिलेबस लगभग है, पूरा नहीं है, लगभग है, ठीक है। तो आज से ही मैं जीरो से ही शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। आपको ऐसे मानना है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, आपको आता है तो भी आपको ऐसा मानना है मुझे तो कुछ नहीं आता, अभी हम सीखने वाले हैं बस। इस भाव से अगर पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आप क्या कर पाओगे, बेटर सीख पाओगे। क्या पढ़ाऊं? अरे सब कुछ पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, फिक्र रखो बस, अब कब पढ़ाएंगे हेडिंग डालनी है आपको, सामान्य हिंदी अपने पढ़ ही रहे हैं। मैं भी एरर कर दूं बाई चांस, मैं कोई भगवान नहीं, तो आपको बताना अच्छे से एरर करे, और मैं जानबूझ के भी करूंगा, देखता हूँ आपकी आईक्यू क्या है, कर रही है यहाँ पे बैठी बैठी कई बार, ठीक है। बाकी एक बात पहले बोल दूं, बोल रहा हूं उसमें कई बार छोटे छोटे, कई बार जो है का के की खा जाते हैं भूलते भूलते, ठीक है। तो उनको कैसे लिखा जाता है वो भी हम साथ ही साथ में रूल पढ़ लेंगे। भाई बाई चांस आप मेंस लिख रहे हो, और मेंस लिखते लिखते आपका एक इंपॉर्टेंट शब्द था वो छूट गया, काटोगे थोड़ी उसको। उसके लिए एक आता है विराम चिन्ह, हस्पद, विस्मरण चिन्ह, वहां पे टेको, ऊपर लिखो। तो ये चीज भी अपने ध्यान रखेंगे। तो वो, हाँ बता दूं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसे करके निशान लगता है, चिन्ह नीचे लगता है, लिखा ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो हेडिंग डालो भैया, सामान्य हिंदी। सिलेबस मैंने आपको बता दिया। पाठ्यक्रम आपकी कॉपी में क्या होना चाहिए, चस्पा, चिपका होना चाहिए। चस्पा का मतलब चिपका होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक टॉपिक, जो बिना आपके सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है। सवाल मत करना बिना टॉपिक का क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये हमारी जड़ है। जिस बिल्डिंग पे आप खड़े हो उसकी आपको जड़ दिखाई नहीं दे रही है, आपको तो ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है,
जमीन के जो अंदर है वो आपको नहीं दिख रहा है, और उसी के बलबूते हम इस रूम में खड़े हैं। तो वो आपका एक आधार टॉपिक, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। प्रश्न आपसे ज्यादा करूंगा क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो। क्या नहीं हो आप? किसी से कम नहीं। कम तो आपको आंकना ही नहीं है। मैं हूं वो दुनिया में सब कुछ हूं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या? पहला, नोट्स बनाने हैं इतने मतलब प्यारे नोट्स कि पड़ोसी का भी क्या हो जाए, दिल खुश हो जाए। पहला टॉपिक वैसे आता है आपका वर्ण विचार, लेकिन वर्ण विचार की पृष्ठभूमि आपको आनी चाहिए। ये टॉपिक कहाँ से निकल कर, अक्सर आपको कितने भी यूट्यूब देख लेना, कहीं भी ऑफलाइन देख लेना, ये टॉपिक आपको जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये टॉपिक कहाँ से निकल कर आता है तो उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़े, व्याकरण का सामान्य परिचय, व्याकरण होती क्या है, ये क्या काम आती है, ठीक है, इसके पक्ष कितने होते हैं, पहले पक्ष में क्या होता है, दूसरे पक्ष में क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले हेडिंग अब आपको डालनी है, नंबर मत डालना, व्याकरण का परिचय। व्याकरण का परिचय, परिचय का मतलब जैसे कि आपसे कोई आपका परिचय पूछता है, कोई घर में आ ही जाते हैं खुरापाती अंकल, आ जाते हैं ना, ठीक है, तो वो आपका परिचय पूछते हैं, क्या कर रहे हो, क्या बनोगे, ये वो, और मतलब भविष्य पूरा ही वहीं पे बता देते हैं, तो वैसे परिचय है। तो परिचय आप कैसे देते हो अपना, कैसे देते हो आप अपना परिचय? अपनी क्या उपलब्धियां अभी? अपनी तो कोई उपलब्धियां है ही नहीं अपनी। माता पिता की उपलब्धियां, जो भी अपना नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आगे का ड्रीम, यही तो परिचय बस। जहां तक हमारा लेवल है यहीं तक हमारा परिचय है। तो सबसे पहले जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसका परिचय क्या होती है, व्याकरण बताओ, किसे कहा जाता है? मैं तो हमेशा बात करता हूं कि सर ये जो शब्द बना ये कैसे बना, व्याकरण जो शब्द है वो कैसे बना। जब आप इन छोटी छोटी चीजों को आप पढ़ने लग जाओगे कि व्याकरण जो शब्द है वो आपका कैसे बनता है, कैसे बनता है बोलो। देखो, हाँ, जैसे कि मान लो आपने कहा विधन आकरण, विधन आकरण, और ज्यादातर हमें इसका विग्रह यहां तक ही मिलता है। नहीं, यहां तक नहीं है, इसका विग्रह तो और भी आगे तक जाता है। ठीक है, अगर आप इस शब्द का विधन आकरण करते हो तो इसमें संधि कौन सी लगती है? यण स्वर संधि लगती है। कौन सी संधि लगती है आपकी? यण। यण संधि का क्या लक्षण होता है आगे चलकर धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, व्याकरण शब्द अगर पूछा जाए, व्याकरण शब्द में आपके उपसर्ग कितने हैं, तो अगर आपको पता होगा कि अगर आकरण शब्द को और तोड़ा जाए तो क्या बनेगा, वी धन आ धन, कर्ण शब्द को वापस तोड़ोगे तो क्री धातु में जब अन प्रत्यय जोड़ते हो, अब इसको कोई नहीं हिला पाएगा। यह इसका अंतिम तोड़। आप कहोगे इतने अंतिम, इतना टुकड़े करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो वैसे कुछ नहीं है, अगला पूछ ले, और व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं बताइए, पूछ सकता है सवाल, तो थ्योरी करवा सकता है आपसे, करवाएगा थ्योरी, तो उपसर्ग के 4 प्रश्न आने हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें उपसर्ग है जी आपका वी और आ जो दिख रहे हैं वो आपके क्या हैं, 2 उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, प्रत्यय जो है वो कहाँ जुड़ते हैं उसके बारे में बात करें। तो हमने कहा सर व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या हुआ, क्या विच्छेद हुआ बोलो? वी धन आ धन क्री धन अन। क्री क्या है इसमें? धातु। धातु किसे कहा जाता है? धातु किसे कहा जाता है? धातु किसे कहा जाता है? बोलो 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 भाई, आगे आ जाओ यार, आगे आ जाओ, अच्छे से दिख रहा है क्या? धातु किसे कहा जाता है? बहुत नॉर्मल सवाल है, मैं टीचिंग एग्जाम को साथ में रखते हुए आपको बताऊं, ये उस एग्जाम में पूछा गया।
जुलाई 2022 को एक एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा धातु किसे कहते हैं। आपको यार इतना बेवकूफ सवाल पूछ रहा है। बेवकूफ नहीं है सवाल, भयंकर वाला ही है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, न कि ये क्रिया नहीं होती, बल्कि क्रिया बनने से पहले का प्रोसेस है ये। क्रिया का कौन सा रूप है ये? मूल रूप है। तो आपको याद होना चाहिए, धातु जब भी नाम आएगा आज के बाद में, तो आपको क्या जवाब देना है? क्रिया का मूल रूप जो होता है उसको धातु कहा जाता है। इस बात को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु। ये कहां से आ गया बीच में? ठीक है, क्रिया का मूल रूप उसको धातु कहा जाता है। अभी अभी सब धीरे धीरे रे मना सब कुछ होए, चिंता मत करो। अब यहां पर मैंने कहा धातु क्या है। जैसे कि मान लो ये पट है, धातु बोलते हैं, उसके अंत में क्या जोड़ दो? ना। क्या बनेगा? पढ़ना। तो इसको धातु बोलते हैं। ये ना प्रत्यय और क्रिया बन गई। तो इस क्रिया का जो मूल है ना, वो क्या है? जो भी क्रियाएं बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई धातु काम कर रही है। तो आपको ये बात याद रखनी, ठीक है। अब व्याकरण एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है, कोई भी स्वतंत्र नहीं। अब से पहले देखो कितने टॉपिकों के नाम आगे, ठीक है। तो आपको इस व्याकरण शब्द का मतलब ये याद रखना है कि ये वी धन आ धन क्री धन अन्न से बना हुआ है। क्री धातु है, वी और आ उपसर्ग है, लेकिन अन्न क्या है? यहां पे प्रत्यय है। अब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होते हैं? नहीं होते क्या हैं, वो तो परिभाषा, आपने लक्षण बता रहे हो। मैं कह रहा हूं ये क्या होता है, आप क्या जवाब दोगे? पेन कह दिया, मान लो स्टाइलर, पेन, मार्कर, जो भी आप बोल दो। आपने मार्कर कहा, वैसे बताओ उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं? ये तो लक्षण हो गया, परिभाषा। मैंने कहा इसका काम क्या, तब कहोगे यार गुरुजी ये तो डिजिटल बोर्ड के लिखने में काम आता है, जो बढ़िया बढ़िया लिखता है, ये इसकी परिभाषा होगी मान लो। वो मत बताओ, मैं ये पूछूं ये क्या है? आपने क्या कहा? मार्कर, पेन। वैसे बताओ, सीखेंगे अभी। उप्स उपसर्ग और प्रत्यय भाषा में शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? आज के बाद याद रखोगे। क्या याद रखोगे? शब्दांश। शब्दांश का मतलब है शब्द का अंश है, शब्द नहीं है। शब्द का अंश है, शब्द नहीं है। तो इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, जो ये तो मूल शब्द के पूर्व। आगे डिलीट कर दो, आगे को वो ट्रेश बॉक्स आता है ना, उसमें डाल दो आगे शब्द को, ठीक है। मूल शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और ये मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। दोनों के दोनों आगे पीछे। आगे क्यों है मैं बताऊं, आगे क्यों हटाना है? नहीं नहीं, पश्चिम नहीं बोलना है। पूर्व का मतलब पहले बोल दो ना, वो पूर्व दिशा नहीं है। हिंदी में अनेकार्थी भाषा है ना, सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आए, और सारंग धरियो सारंग। इस हर बार सारंग का अर्थ क्या है? अलग है। तो इसलिए पूर्व दिशा ही थोड़ी है, पूर्व का मतलब पहले भी है। हाँ वो बता रहा हूं ना यहाँ पे, वो ही बता रहा हूं। जैसे कि मान लो ये आपके सामने कौन सा शब्द है? देश। देश शब्द है। अब ये आगे है या ये आगे है? कौन सा आगे है बोलो? डिसाइड कर दो मुझे कि ये वाला आ गया तो मैं तो आप जोड़ दूंगा शब्द। नहीं चल रहा, इसीलिए डिलीट कर दो। मैंने कहा ना, जो चीजें जहां पर आपत्तिजनक चीजें उनको क्या कर दो? डिलीट कर दो। इसलिए या तो बोलो पूर्व या बोलो पहले, कि मूल शब्द के पहले जुड़ जाएं। और एक्चुअल में परिभाषा है, वो स्कूल की परिभाषा है बच्चों को बताने के लिए। उनको इतने कहाँ बताना आगे जुड़े कैसे, उनको तो बस सिखा दो, 2 नंबर का प्रश्न है वो लिख दे, ठीक है। लेकिन आपको तो क्या करना है कि याद होना चाहिए, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश। उपसर्ग मूल शब्दों के पहले जुड़ते हैं और मूल शब्दों के बाद में, पीछे, अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। आगे चलकर पढ़ेंगे, अब आ जाओ, ठीक है। इतनी सी चीज पता चल गई आपको। और उसके बाद में अगर मैं ये पूछूं कि व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं,
भाषा में शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण होता है, उसका काम क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है। शब्द का अर्थ, व्याकरण जो शब्द हमने दिया है उसका अर्थ क्या है, आ जाए बाई चांस तो आप क्या दोगे। जैसे सूरज का शाब्दिक अर्थ क्या है, सूर्य बोलोगे आप ऐसे थोड़ी बोलोगे जी थे हो सूरज, नहीं बोलो ना, नहीं बोलोगे, वही बताना है आपको। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ या शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है व्याख्या करना। क्या करना, व्याख्या करना। या फिर इसका अर्थ क्या होता है, विश्लेषण करना। या फिर इसका अर्थ क्या होता है, वर्णन करना। अब आप पूछ सकते हो सर मैं किसकी व्याख्या करूं, मैं किसका विश्लेषण करूं, मैं किसका वर्णन करूं। तो हम भाषा का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, हम भाषा का वर्णन करते हैं, भाषा की व्याख्या करते हैं। किसके माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से। तो इतनी सी बातें आप नोट करो फटाफट, ठीक है। स्किल आज से आपको इम्प्रूव करना है। कॉपियां भी मैं चेक करूंगा साथ ही साथ में, ये अलग से बस तो ये आप थोड़ा सा इंस्पायर हो सकते हो, वैसे मोटिवेशन खुद ही हो आप, लेकिन आप बोर्ड पे देख के हो सकते हो। अच्छा लग रहा है क्या लिखा हुआ, बस तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो राइटिंग स्किल में इम्प्रूव करवाना ही है ना थोड़ा सा। हाँ, इतना बॉक्स वगैरह ना बने तो कोई चक्कर नहीं, मेरे पास में तो थोड़ा टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर रहे हैं। आपके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर वहां पर आप हाइलाइटर काम ले सकते हो 2-3 रंग का। कै को सही से लिखना है, कै की बनावट सही करनी है। हो जाएगी, अब क्यों नहीं होगी, रोज का टोकूंगा तो हो जाएगी ना, है। घर पे जाके एक पेज आज कै का ही भरना है, और कल मैं उस पेज को देखूंगा, रफ वाला पेज, ठीक है। याद करवा देना भाई उसको जाते टाइम कि आप, कल मैं आके देखूंगा, बता भाई कै कहाँ पे लिखे हैं आपने। अब रफ कर रहे हो फेयर कर रहे हो, ना ना ऐसा अच्छा काम करे यार, थोड़ा सा सुंदर काम करना है। देखो आप राइटिंग स्किल में जाओगे आगे चलकर, अगर आप नॉर्मल होते तो कुछ नहीं कहता मैं, आपकी राइटिंग स्किल में इंप्रूव नहीं करवा पाया, भाई आप पहले थे वैसे के वैसे पढ़े, तो फिर सार्थकता समाप्त है ना, वो सार्थकता समाप्त नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की। तो इसलिए आपको अब अपने से ज्यादा ध्यान आपकी राइटिंग का रखना है। आप तो हो कोई बात नहीं, चल रहा है काम, ठीक है। अपनी डेंटिंग पेंटिंग कम करके थोड़ी सी आपकी हिंदी की डेंटिंग पेंटिंग करनी है, समझ रहे हो ना। शाना टाबर होते सारा का सारा। तो अभी तक हम बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हमने पढ़ी है, बस जितनी सी पढ़ी है बस उनके ऊपर एक बार गौर फरमा लेना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप जब कुछ एक दिन झेल जाओगे, तो उसके बाद में तो चीजें आपसे भी निकलेगी बहुत सारी। ये तो हो गया, यहाँ हो गया क्या यहाँ तक। अब ये तो हो गया सर व्याकरण का शाब्दिक अर्थ। अगर मैं ये पूछूं कि व्याकरण है क्या, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या है, क्या जवाब दोगे आप। आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्याकरण जो है वो क्या है, वही बात, ये क्या है, पेन है। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण व्याख्या करना, विश्लेषण करना, ये तो इसका अर्थ है। मैं क्या हूं, आप कहोगे सर एक व्यक्ति हो, एक मास्टर हो, मान लो जो भी। अब मेरा काम है पढ़ाना, वो तो मेरा काम है, वैसे ही व्याकरण क्या है, वो तो आप उसका अर्थ बता रहे हो, आप उसकी व्याख्या कर रहे हो, अर्थ नहीं बता। व्याकरण एक किताब है, एक रचना है, एक शास्त्र है, एक ग्रंथ है। व्याकरण वास्तव में एक ग्रंथ है।
अब उस ग्रंथ में आप जो बात बता रहे हो, क्या बता रहे हो, भाषा की शुद्धता, भाषा को कैसे लिखा जाए उसके नियमों का आकलन उसके अंदर किया जाता है। तो इसका मतलब आपकी व्याकरण क्या है, एक पुस्तक, एक रचना, एक ग्रंथ, एक शास्त्र, सब ने अपने अपने अलग अलग नाम दे रखे हैं। एक बार सवाल आ गया था पटवार में कि पुस्तक कौन सा लिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका पुल्लिंग शब्द कौन सा होता है, बताओ। ऐसा सवाल भी आ जाता है, घुमा लिया, थोड़ा सा घुमाया, ये तो मैंने इजी करके बताया आपको। पुस्तक जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो एक ही अर्थ को प्रदर्शित करने वाला पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, मतलब पुस्तक अर्थ देने वाला पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, ग्रंथ। ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, घूमते फिरते कहीं से आ जाए। ठीक है, तो व्याकरण क्या है, बोलो। व्याकरण एक पुस्तक है, यानी कि पुस्तक, ठीक है, या फिर आप किसी की रचना, या फिर आप कह सकते हो कि शास्त्र, ठीक है, या बोल सकते हो आप ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो सहस्मरण, यानी इनके अलग अलग नाम आपके हो सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो, फिर अगले पेज पे चलेंगे अपने। फिर लिखेंगे इस व्याकरण का काम क्या है, इस व्याकरण का कार्य क्या है। चले आगे। तो हमने इतनी सी बात जान ली, दोबारा से बता रहा हूं एक बार। व्याकरण जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है, वी धन आ धन क्रे धन अन। वी और आ क्या है, उपसर्ग है, अन क्या है, प्रत्यय है, क्री क्या है, धातु। धातु किसे कहा जाता है, क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक है, व्याकरण का शब्द का जो अर्थ है वो क्या होगा, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, वर्णन करना। ये है क्या, पुस्तक, रचना, ग्रंथ आपकी है। ठीक है, आ जाओ अगले पेज पर नोट करें अपने परिभाषा। परिभाषा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें हम जान लेते हैं। परिभाषा की बात हम करें तो क्या होती है इसकी परिभाषा, नोट करेंगे। व्याकरण एक ग्रंथ है, साथ ही साथ आप नोट कर सकते हो परिभाषा को आप। व्याकरण एक ग्रंथ है या नहीं है, ग्रंथ है, जिसके माध्यम, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से भाषा का लेखन, सॉरी, भाषा के लेखन से पहले भाषा का उच्चारण, पहले उच्चारण होता है। भाषा का उच्चारण, लेखन, व प्रयोग करने के, प्रयोग करने के नियमों का वर्णन करता है, नियमों का वर्णन करता है। कौन करता है, व्याकरण करता है, यानी ग्रंथ करता है वो। व्याकरण एक ऐसा, लिखा है नहीं ना, गायब हो गया पीछे, ये कह रहा हूं छूट जाती है चीजें। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, लिख लिया ना आपने या नहीं लिखा। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से भाषा का उच्चारण, सबसे पहली चीज आती है आपका भाषा का उच्चारण। उच्चारण का मतलब बोलना, ठीक है, आपको निशान लगाना भूल गए तो ऐसे ऊपर चेप देना, ठीक है। हाँ, यहां पर हमने कहा भाषा का उच्चारण, और उसके बाद में भाषा का लेखन, और उसके बाद में भाषा का प्रयोग। प्रयोग का मतलब क्रिया कहाँ लगानी है आपको, कर्ता का प्रयोग कहाँ पे करना है, कर्म का प्रयोग कहाँ पे करना है, कारक की विभक्तियां कहाँ लगानी है, ये हमें सारी चीजें कौन सिखाएगी,
ये व्याकरण ही सिखाती है। इसलिए इस परिभाषा को आपको याद रखना है, ज़्यादा मुश्किल परिभाषा नहीं है। ठीक है, तो वापस से एक बार समझो, देखो कि सबसे पहले आपने उच्चारण की बात की, फिर लेखन की बात करी, और उसके बाद में हमने प्रयोग की बात करी। तो इन सब का निचोड़ क्या आएगा? आपका व्याकरण आएगा। और जब व्याकरण आपका अच्छा होगा तो फिर आपकी भाषा क्या होगी? अच्छी होगी, भाषा अच्छी होगी। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न आपके बीच में आता है वो ये आता है कि व्याकरण के जो घटक है वो कितने होते हैं। अगला आता है व्याकरण के घटक, व्याकरण के तत्व, व्याकरण के कारक कितने होते हैं, बताओ। व्याकरण के घटक कितने होते हैं, बोलो। व्याकरण के अंग, व्याकरण के तत्व, व्याकरण के कारक कितने होते हैं? कितने अंग होते हैं? पहली बार आया जीवन में सवाल ये? बहुत सारी चीजें पहली बार ही आएगी, पहली बार ही आएगी। लेकिन अब थोड़ी देर बाद में इसके आंसर लिखूंगा, ओह ये तो मुझे पता था, लेकिन हमें इस हेडिंग का पता नहीं था। हम वो चीज जान रहे हैं जो कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा व्याकरण के घटक कितना है। ठीक है, तो व्याकरण के घटकों की बात करी जाए तो कितने हैं? 3। लो 3 कौन कौन से हैं? बस एक छोटा सा डायग्राम यानी रेखा चित्र बना लो। यहां पर आपका पहला जो घटक है वो क्या है? तत्व। अंग क्या है? वर्ण। दूसरा क्या है? शब्द। तीसरा क्या है? क्या पढ़े इनको? अब जाने पहचाने लग रहे हैं। मैंने कहा ना कि अब याद आ जाएगा आपके, इसीलिए ये व्याकरण के अंग माने जाते हैं। क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी ऐसी इकाई जिसका अर्थ निकले वो कौन सी होती है? शब्द होती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो भावों को अभिव्यक्त करती है वो कौन सी होती है? वाक्य होती है। तो ये 3 अंग आपके आ जाते हैं, उनको याद कर लेना बस। अब एक एक अंगों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। हाँ, 2 तय आधे आएंगे, अभी बात करने वाले हैं इसके बारे में। तत्व, महत्व, ये सारे जो शब्द होते हैं, ठीक है, अक्सर उनको क्या लिख दिया जाता है? गलत लिख दिया जाता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप ही होता है। आप सामने जाओगे या सीढ़ियों से उतरोगे या सामने एक शब्द लिखा हुआ है जहाँ पे एरर है, मुझे चलते चलते लगा था, कल आप बताना मुझे। यहाँ एक पोस्टर लिखा जिसमें हिंदी में कोटेशन लिखी हुई है, शायद लिखा हुआ है बाहर, लिखा हुआ है क्या? शब्द मैं बता दूंगा, फिर आप क्या गलती ढूंढो। कोटेशन पता नहीं, यहाँ पे आप सीढ़ियों के जस्ट सामने आसपास में यहाँ पे कोई कोटेशन लिखी हुई है हिंदी में, कोई कोचिंग की विशेषता होगी, आप लोगों की होगी या किसी की भी हो, तो उसमें से आपको कल एरर बताना है। होमवर्क है आप सब लोगों का। क्या मुझे पता नहीं, आप तो ये बता दें सर ये देखो, आ जाओ आ जाओ आप मेरे से क्लास से पहले की, लो जी ये रहा एरर है। क्यों याद आया मुझे? क्योंकि इससे जुड़ा ही हुआ एरर है। एक शब्द होता है आपका महत्व और एक होता है आपका तत्व। ये शब्द ऐसे शुद्ध लिखे जाते हैं और आप महत्व लिख देते हो, ये क्या होता है आपका? अशुद्ध होता है। और ये तत्व लिख देते हो, अशुद्ध होता है। ठीक है, तो आप सुनो ध्यान से। व्याकरण के अंग कितने होंगे? 3। कौन से? वर्ण, शब्द, वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। भाषा की ऐसी छोटी इकाई जिसका अर्थ निकले वो क्या कहलाती है? क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, और भाषा की ऐसी छोटी या बड़ी इकाई जो भावों को अभिव्यक्त करती हो, वाक्य होती है। और वर्ण, शब्द और वाक्य, बहुत सारे वाक्यों को मिला दिया जाए तो क्या बनती है? भाषा बनती है। एक वाक्य मिलाओ, 2 मिलाओ, 20 मिलाओ, 50 मिलाओ, 100 मिलाओ, भाषा बन जाती है। तो ये भाषा बनाने का एक प्रोसेस है, धीरे धीरे। पहले आप वर्णों को जानो, फिर आप शब्दों को जानो, फिर आप वाक्य बनाने सीखो। वाक्य वाला पार्ट तो बहुत आसान से, ज़्यादा मुश्किल है।
अब अगला जो पार्ट आपके बीच में है, हाँ वो तो अपने वर्ण पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आपके बीच में एक टॉपिक आता है और बस थोड़ी सी बात करूंगा मैं, क्योंकि फिर मुझे ठीक है, यहां पर अपने बात करेंगे तो आपके बीच में यहां पर आता है व्याकरण के पक्ष। शायद आपने, मुझे पता नहीं है सुने हैं या नहीं सुने। ठीक है, व्याकरण के पक्ष जो है वो आपके कितने होते हैं? होते हैं लगाना है ना, होते हैं। वाइब्रेशन आ रहा है नाक में बोलते टाइम, इसका मतलब क्या लगेगी? वो बिंदी अनुस्वार नहीं होती है। अभी मत छोड़ो, उसकी बात लंबी चलेगी आगे चलकर, क्योंकि अभी मुझे जाना ही होगा। वो अनुस्वार कब लगती है, कब वो अनुनासिक बन जाती है, पहले ये बताओ। बहुत गहराइयां पड़ी है अभी, ये रजिस्टर तो छोटा पड़ जाएगा बातों बातों में, नया खरीदना ही पड़ेगा, ये छोटा है। ठीक है, बताओ भाई पक्ष कितने होते हैं? हम्म, विदुषी बालिकाओं और विद्वान बालकों। सही बोला मैंने? विशेषण सही बोले हैं क्या? हाँ बहन जी, इतने लेट कैसे पधारे हो आप? कारणों की पुष्टि की जाए। हैं, गांव से आए हो क्या? चलो कोई बात नहीं। तो देखो, इसके कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं व्याकरण के? दो पक्ष होते हैं। बस इन दोनों पक्षों के नाम लिखेंगे, आज बाकी चर्चा हम अगली सेशन में करेंगे। यहां पर आपके लिए पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, पहला पक्ष कौन सा होता है और दूसरा पक्ष कौन सा होता है, उसके ऊपर अपने बात करेंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पे, पहला जो पक्ष आपका होता है एक मिनट, कौन सा पक्ष है? हाँ एक समय लगेगा भाई थोड़ा सा उसमें। पहला जो पक्ष होता है वो आपका होता है व्युत्पत्ति पक्ष। ठीक है, और दूसरा जो पक्ष होता है वो आपका कौन सा? व्याख्या पक्ष, व्याख्यान पक्ष। ये दो पक्ष होते हैं किसके? ग्रामर के। व्युत्पत्ति से हमारा क्या मतलब है, व्याख्यान से हमारा मतलब क्या है, कौन सा आधी से ज्यादा ग्रामर को समेट लेता है, उन सब के ऊपर हमारी अगली क्लास में चर्चा। जितनी भी अपने चाहे आधा पेज ही हमने पढ़ा है, उसकी चर्चा में आपसे कल आते ही। ठीक है, दो होमवर्क मिले आपको। आपको होमवर्क क्या मिला है? क का एक पेज, तभी राइटिंग सुधरेगी, ऐसे कैसे सुधरेगी? और बाहर एक एरर है, मुझे अभी भी दिख रहा है मेरी, ठीक है, अंतर्दृष्टि मुझे देख पा रही है। प्राय बातची एक दो दिन रुक जाओ आराम से, थोड़ा सा हम व्याकरण में थोड़ा सा एंटर कर जाएं, उसके बाद में फिर आप चिंताएं मत करो, बिना कहे ही आपको याद करके आने होंगे। तो आज जितनी भी चर्चा करी है उसको रिवीजन में लेना है, बोरियत महसूस नहीं करनी है कि ठीक है हिंदी से बोर हो रहे हैं। ठीक है ना? तो आज के लिए धन्यवाद।